वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म IMSIS एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। इट हैव बीन लॉन्ग टाइम दैट आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज फॉर यू। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट टू एवरी वन। देर आर मेनी रीजन्स दैट आई एम नॉट मेकिंग वीडियोज फॉर यू because I am traveling lots of cities like Delhi, Lucknow, Gorakhpur, Prayagraj, and I am taking reviews of the candidates which appeared in the prelims examination of UPPCS 2022. And lot of things are coming from the every students, और जल्द ही मैं ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके शेयर भी करूँगा। छात्रों के क्या क्या रिव्यूज रहे, क्यों उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऑलरेडी मैंने कई सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं कट ऑफ को लेकर भी और कई भी पहलुओं पर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें आपको धीरे जानने को मिलेंगी। इस बीच काफ़ी इशूज़ भी हो गए, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UPPCS प्री 2021 का जो रिजल्ट है उसको फिर से जारी करने का आदेश दे दिया है और मेंस को दोबारा कराने का भी आदेश दिया। साथ ही कई एग्जाम्स भी हुए, उनके भी रिव्यूज और बाकी चीज़ें भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना फेथ जो है बना करके रखें, ठीक है। और साथ ही जो है जो भी सीरीज आपकी चल रही थी, चाहे वो आपका मॉडल आंसर की सीरीज हो टॉपर्स वाली, या फिर जो है डिफरेंट मैगजीन की जो सीरीज थी मॉडल आंसर की, वो डाटा एंड फैक्ट सीरीज, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजीज जो आपके हर पेपर वाइज आ रही थी, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आएंगी अब जो है, और कई सारे इशूज़ भी हैं, उन सब पे भी बात होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आज का जो मॉडल आंसर का जो टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन एजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंडिया को जो है थोड़ा सा कंसर्न भी है इस टॉपिक के बारे में, तो डेफिनेटली जो है प्रश्न बन सकता है। अगर नहीं बना तो इसको कहीं ना कहीं आप यूज भी कर सकते हैं, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए टॉपिक है पॉपुलेशन एजिंग का, और जो है चुनौतियाँ एवं सामाजिक निहितार्थ। जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इस सीरीज के तहत आपको जो डिफरेंट मैगजीन्स होती हैं करंट अफेयर्स की, उनमें जो इंपॉर्टेंट आपके जो आर्टिकल्स निकलते हैं वहाँ से टॉपिक को चूज किया जाता है, और क्या वैल्यूडेशन कर सकते हैं उस आर्टिकल में उसकी भी बात होती है, और कैसे वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखें उसकी भी बात होती है इस वाले सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन एजिंग जो है एक बड़ी समस्या है, ठीक है। क्या चुनौतियाँ इससे होने वाली हैं देश के सामने, ठीक है, और इसका जो सामाजिक निहितार्थ है, ठीक है, आगे वे फॉरवर्ड क्या है, कैसे हम चुनौतियों से निपटेंगे, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें सरकार कर सकती है, ठीक है। सारी पहलुओं पे हम जो है जनरली बात करने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत कहाँ से की है इन्होंने इस आर्टिकल की, उसको देखते हैं पहले। तो सबसे पहले जो शुरुआत आपकी हुई है वो आंकड़ा इन्होंने दिया है 2011 की जनगणना का। कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना में 60 वर्ष और उससे अधिक के लोगों की संख्या कुल आबादी का 8.6% थी, यानी उस समय वृद्धजनों की संख्या 10.3 करोड़ थी। अब 2011 के बाद हम आज की डेट में 2022 में हम चल रहे हैं, यानी लगभग 10 साल का समय हो गया है। तो डेफिनेटली क्या होने वाला वो और आगे की डाटा देख लेते हैं। वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी का हिस्सा बढ़कर 19.5% हो जाएगा, यानी 31.9 करोड़ बुजुर्ग जो है लगभग हो जाएंगे इंडिया के अंदर। यानी एक बड़ी समस्या बनने वाली है। और जब एज बढ़ती है तो उसके साथ समस्याएं भी आती हैं। जो आपकी ह्यूमन पावर है किसी कंट्री की, उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और साथ ही जो है जब बुजुर्ग होंगे तो उनके हेल्थ को लेकर भी कई सारे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपका बजट है उसमें आपको एक विशेष प्रावधान भी करना पड़ेगा। यानी अब जो पैसा आता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। सीधी सी बात अगर समझें तो बजट के अंदर अगर आप किसी एक योजना को ज़्यादा पैसा देते हैं तो डेफिनेटली अगली योजना जो उसके इतर चल रही है उस पर जो है कम पैसा आपको मजबूरी में जो है खर्च करना पड़ता है, यानी इम्पेक्ट पड़ता है। अब फैमिली की इनकम मान लीजिए 100 रुपये है, आप अगर कोई बच्चा पढ़ने योग्य हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको अपने खाने के बजट में बाकी चीज़ों में कटौती करना पड़े, क्योंकि आपको बच्चा पढ़ाना है। इसी तरह से बजट का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर एक योजना में आप कम पैसा लगाएंगे तो वो उसका पैसा आप कहीं कहीं दूसरी जगह लगा देंगे। तो एक बड़ी समस्या है पॉपुलेशन एजिंग, और धीरे धीरे जो है आप देख ही रहे हैं कि 2050 तक इंडिया के अंदर लगभग 32 करोड़ जो है बुजुर्ग हो जाएंगे। तो एक बड़ी समस्या है। तो प्रश्न इससे बन सकता है, ठीक है, जो है आपका GS पेपर 1 के अंदर, ठीक है, सोसाइटी वाले पार्ट में। चलिए तो ये डाटा हमने दो डाटा यहाँ से आप इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। मैंने कहा था कि आप डाटा की एक डायरी बना के रखिए। देखिए आपका उत्तर लोगों से अलग तभी होगा जब आपके पास एक संगठित डाटा होगा, ये बात आप ध्यान से बैठा लीजिए।
वरना अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप टॉपर्स की आंसर कॉपी उठाइए, फ्री में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़े रहिए, वहाँ भी आपको मिलेगी टॉपर आंसर कॉपी। देख लीजिए उनका उत्तर आपसे अलग क्यों है, क्योंकि वो डाटा का सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला डाटा इन्होंने क्या लिया, कह रहे हैं कि 2011 से 2050 के बीच 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या में 340% तक की वृद्धि होने का अनुमान है। देखिए अब बात हो रही है 75 वर्ष या उससे अधिक की, तो ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीम कंडीशन में चली जाएगी एज। तो यहाँ पे क्या आप ले सकते हैं अपने मैन पावर से आउटपुट, उसकी भी एक बड़ी समस्या होगी, और स्वास्थ्य पे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा आपको। बदलती पारिवारिक संरचना तथा सीमित सामाजिक प्रावधानों के साथ साथ भारत की वृद्धन आबादी में तेजी से वृद्धि नीति निर्माताओं के समक्ष क्या क्या चुनौतियां खड़ी कर रही है। देखिए एक तो आर्थिक समस्या जो है खड़ी हो ही रही है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक स्वास्थ्य समस्या ये भी, और सामाजिक चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही है। अब जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो फैमिली है कहीं न कहीं, अगर बच्चे की शादी हो गई, उसकी वाइफ आ गई, तो वो माँ बाप के साथ रहना नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं न कहीं सोसाइटी में भी ब्रेकेज आ रहा है। और डेफिनेटली हम उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बुजुर्ग का। अब देखिए हमारे जो दादा परदादा कहानियाँ सुनाते थे, बच्चे के अंदर जो है इथिकल और मोरल वैल्यूज आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती थी। बट अगर वो आप उनको कट कर देंगे तो जो इथिकल और मोरल वैल्यूज हैं उसको डिलीवर करना नई जनरेशन में बहुत ही मुश्किल कार्य होगा। ठीक है, ये सब सारी इंपॉर्टेंट है जो सामाजिक संरचना को कहीं न कहीं ब्रेक करने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट आएंगी। अब जब किसी कोई वृद्धजन बीमार होगा, माँ बाप को छोड़ देंगे बच्चे, तो डेफिनेटली समस्या क्रिएट होगी। अब ऐसा तो है नहीं, अब उस देश की जिम्मेदारी बन जाएगा। ठीक है, जो आपके शेल्टर होम्स हैं, ठीक है, वृद्धजन हाउस हैं, उन सब में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, वहाँ पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें समस्या क्रिएट होने वाली हैं। तो एक तरीके से कई सारा जो है इम्पैक्ट पड़ने वाला है समाज के अंदर। तो ये सारे पहलुओं पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसने इसका जिक्र कर दिया। अगला डाटा जो इसने दिया है वो कह रहा है कि वर्तमान में भारत में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है लगभग 69 वर्ष है। ऐसा अनुमान है कि 2050 तक यह बढ़कर 75 वर्ष हो जाएगी। वहीं कुल प्रजनन दर जो है वो 1950 में 5.9 से घटकर 2020 में 3.3 हो गई है। वर्ष 2050 तक इसके और भी घटकर यानी 1.8 रहने का अनुमान है। अब जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, और जो लोगों का खाने का दिनचर्या, जैसे लोगों को योगा की जानकारी हो गई है, ठीक है, फिटनेस की जानकारी हो गई है, तो जो होगा तो लोग ज़्यादा समय तक जिंदा भी रहेंगे। ये भी एक इशू बनेगा। वैसे अच्छी चीज़ है कि आपका जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, अच्छी बात है। बट एक पॉइंट पे अगर सरकार के पहलू से देखेंगे तो थोड़ा सा वो चीज़ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट में भी जा सकती है। लेकिन आप अपनी हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज होगा कि भाई अगर 75 ईयर्स तक लोग जिंदा रह रहे हैं तो उनका, क्योंकि अगर आप देश के पर्सपेक्टिव से देखें और इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो देश चाहेगा कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। इवन आजकल जो वृद्धजन है वो भी जो है, जनरली क्या होता था, जो लोग रिटायर हो जाते थे वो सोचते थे चलिए अब सारा कार्य मैंने कर लिया, अब बाकी लोग करेंगे। लेकिन अब जो वृद्धजन है उनके अंदर भी मोटिवेशन आ रहा है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं कार्य करता रहूँगा। जैसे APJ अब्दुल कलाम, जब उनका देहांत हुआ, महान APJ अब्दुल कलाम का, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे थे, वो टीचिंग कार्य कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें उनको भी मोटिवेट कर रही हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और यूट्यूब बाकी जो चीज़ें आ गई हैं वो भी अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं। तो यानी कहीं न कहीं अब जो है सरकार को चाहिए कि उनको भी कुछ न कुछ जो है हेल्प करे, उनका भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये भी एक आपका बिग चैलेंज होगा। ठीक है, अब देखिए एक तरफ निगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं और एक तरफ उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो यानी एक सब कुछ जो है ब्लैक नहीं होता। ठीक है, कुछ ब्लैक होता है, कुछ वाइट होता है, बीच में एक पार्ट ग्रे भी आता है। तो हर पहलू रहता है, हर क्वेश्चन के अंदर हर पहलू रहता है। आपको डिपेंड करता है कि वो पहलू जो तराजू है वो किस तरफ आपका जो है ढलान लेके जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है ये रुझान शिशु और वयस्क मृत्यु दर में महत्वपूर्ण गिरावट तथा सभी उम्र में उत्तर जीवता दर यानी सर्वाइवल रेट्स में सुधार को दर्शाते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत की आबादी में बुजुर्गों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, डेफिनेटली होगी अगर ज़्यादा एज तक लोग जीवित रहेंगे। चुनौतियाँ इसमें क्या आती हैं? सबसे बड़ी चुनौती देख लीजिए, एक सामाजिक सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी आपको करनी पड़ेगी, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सामाजिक असुरक्षा की भावना भी डेवलप होगी। ठीक है, कार्यबल में कमी आएगी और धीमी आर्थिक विकास भी होगा। अंदर देखें क्या क्या पॉइंट ये दे रहे हैं, इसमें से क्या ले सकते हैं हम। वैसे आप चाहें तो बॉक्स में इसको लिख कर इस तरीके से, जैसे मैंने बताया आपको, राइटिंग इस तरह से आप शो कर सकते हैं और ये 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए सामाजिक सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी का देखते हैं। जनसंख्या में वृद्धजनों की आबादी बढ़ने की स्थिति में सरकार की समक्ष ये चुनौती होगी कि वह सामाजिक सुरक्षा खर्च में बढ़ोतरी करे। इसके लिए सरकार को अन्य खर्चों में कटौती करनी पड़ी। मैंने वही कहा कि पैसा भाई लिमिटेड है, अगर इस झोली में गया तो यहाँ पे कम करना पड़ेगा, सीधी बात है, उसी की बात कर रहा है। अगला है सामाजिक असुरक्षा। पॉपुलेशन एजिंग से जुड़ी एक चुनौती यह भी है कि वृद्धजनों की आबादी बढ़ने से परिवारों पर उनके स्वास्थ्य देखभाल खर्च जो है वो बढ़ेगा।
ठीक है, और भी जनों के बीच सामाजिक असुरक्षा की भावना में वृद्धि होगी। अब खर्च बढ़ेगा तो लोग छोड़ भी सकते हैं, जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा था। कार्यबल में कमी आएगी तो आपको पता ही है, पॉपुलेशन एजिंग की वृद्धिशील प्रवृत्ति के कारण कार्यबल में कमी देखने को मिलेगी तथा जनसांख्यिकी लाभांश जो प्रभावित होगा। इसके अलावा कार्यबल में कमी होने के कारण आर्थिक विकास भी प्रभावित होगा आपका, ठीक है। और धीमा आर्थिक विकास तो हो ही जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश के विकास में आबादी के घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यबल जितना बड़ा होता है, देश में आर्थिक विकास की संभावना उतनी ही बढ़ती है। अब देखिए, जितना ज़्यादा कार्यबल है, आपकी जो मैन पावर है उतनी ज़्यादा है, डेफिनेटली उतनी ही जो उसके साथ लोग कार्य करेंगे, ठीक है। पर एज बढ़ती जाएगी, हो सकता है कि लोग जॉब को क्विट करें, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने बताया कि मोटिवेशनल चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि वो भी जो है कार्य करते रहें, ठीक है, लंबे समय तक कार्य करें। हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा विशेष, ठीक है। अब सामाजिक निहितार्थ क्या है वो देख लेते हैं। परिवार एवं सामाजिक नेटवर्क, ठीक है, मनोसामाजिक व्यवहार, रहन सहन, जीवन संतुष्टि तथा समग्र सुख आदि के संदर्भ में पॉपुलेशन एजिंग के दूरगामी सामाजिक प्रभाव होते हैं। कई पूर्वी एशियाई तथा दक्षिण एशियाई देशों की तरह भारत में भी परिवार के पारंपरिक रूप से अपनी बुजुर्ग आबादी के समर्थन, ठीक है, आबादी के जो है समर्थन के प्रमुख स्रोत के रूप में काम किया है, जिसमें माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी बेटों की होती है, ठीक है। अभी जो लोग कहते थे कि परिवार जो है, जनरली कुछ लोग परिवार की बुराइयां भी करते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलीज आपको देखने को मिलती थी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब तो कहीं न कहीं जो है फैमिलीज के अंदर ब्रेकेज और ये सब चीज़ें रहती हैं, फिर भी लेकिन जो है हमारा जो ताकत थी, हमारे देश की ताकत थी, वो थी परिवार, ठीक है। अब कहीं न कहीं ये समस्या अगर सोचिए विदेशों में भी आ जाए तो हमसे कितना कुछ सीख सकते हैं वो लोग, हम परिवार के, हम खुद ही अब उनको फॉलो करने लग गए हैं आपके जो पश्चिमी देशों को, ठीक है। तो उनके आधार चलने, लेकिन हमारी ताकत क्या थी? परिवार थी, ठीक है। और उसी की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। अगर ये सब चीज़ें होंगी, पॉपुलेशन एज होगी, कहीं ना कहीं एक दिन आएगा कि सबको वृद्ध होना है। अगर आज हमारे माँ बाप वृद्ध हो रहे हैं तो कल हम भी वृद्ध होंगे, तो उनके बारे में हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर हम फैमिली को ब्रेक करके जो छोटी छोटी फैमिलीज में चले जाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके लिए भी समस्या क्रिएट होगी और देश के लिए तो बड़ी समस्या होने वाली है। आगे देखते हैं। हालांकि साक्ष्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि बढ़ते शहरीकरण एवं परिवर्तनीय जैसे जो है आपके जो कारकों के कारण यह समर्थन प्रणाली कमजोर हो रही है। आपको पता ही है कि जिस तरीके से शहरीकरण हो रहा है, जगह कम होती है, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं, खर्चा ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, तो सारी चीज़ों को लगता है कि चलो ठीक है, एक इंसान किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये सारी समस्या रहती है। बिना पत्नी के साथ अकेले रहने वाले बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है। कई बार शिक्षा, काम या शादी के कारण बच्चों से दूर रहने के कारण भी बुजुर्ग अकेले पाए जाते हैं। यही पता है कि कई लोग जो है ज़्यादा अपने आप को, देश को समृद्ध कर देते हैं, समय नहीं दे पाते, शादी उनकी टूट जाती है, ठीक है, या काम में बिजी हो जाते हैं, उस वजह से ब्रेकेज आपका जो है ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। और फिर जो है शादी कारण बच्चों से भी दूर हो जाते हैं अगर वो लगातार कार्य कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है। तो जब ये ब्रेकेज हो जाएगा तो डेफिनेटली अकेले पड़ जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू आपका है। अगला आपका है आपका परंपरागत जो है रूप से परिवार नामक संस्था वृद्ध व्यक्तियों की भलाई का ख्याल रखती है और बुजुर्ग बदले में अनौपचारिक देखभाल के माध्यम से घर और परिवार में मदद करते हैं। अब देखिए, जो मैंने कहा सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो इथिकल और मॉरल वैल्यूज डेवलप करने का। अगर आप याद करिए अपने दादा को, परदादा को, सबको क्या क्या बातें वो सिखा जाते थे हमें, हमारे अंदर एक अलग सी जो है एनर्जी भर जाते थे, ठीक है, उनको देखकर हमें जोश आता था, ठीक है। अब अगर उन्हीं से हम दूर चले जाएंगे तो उन बच्चों को जो है मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज सिखाना जो है बहुत मुश्किल कार्य होगा। उसके लिए डेफिनेटली फिर क्या होगा, वही मार्केट डेवलप होगी, वही जो इकोनॉमिस्ट होंगे वो कहीं ना कहीं आपके जो है मोरल वैल्यू के लिए क्या कर देंगे, डेवलप कर देंगे। आजकल लोग जो है राष्ट्रभक्ति के जो है पाठशालाएँ आ रही हैं, इसकी ज़रूरत थी क्या हमें पहले? क्या राष्ट्रभक्ति भी पढ़ाने की जरूरत थी? पर आज के ज़माने में हमें राष्ट्रभक्ति भी पढ़ानी पड़ रही है, देश प्रेम भी पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है, ये समय आ गया, ठीक है, मोरल वैल्यूज पढ़ानी पड़ रही है। क्या उस ज़माने में हमें पढ़ना पड़ते थे? क्यों? क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो ऐसी चीज़ें सिखा देते थे कि जो कोई नहीं सिखा सकता, और इतने प्यार से सिखाते थे। याद करिए अपने दादा परदादा को, सबको, किस तरह से वो नॉलेज को डिलीवर करते थे। वो कहाँ से आता था? पढ़े लिखे कम होते थे, पर उनका जो एक्सपीरियंस होता था, सामाजिक जो उनका अनुभव होता था, उस आधार पर डिलीवर करते थे। तो ये चीज़ें अब इसके लिए सरकार को कहीं कहीं यहाँ भी खर्च करना पड़ेगा। अब स्कूल में आप ऐसा कोर्स लेके आएंगे जहाँ पे आपको मोरल वैल्यू सिखाई जाएंगी, इसका वैल्यू सिखाई जाएंगी, ठीक है, आपको देश प्रेम सिखाया जाएगा। अब क्या ऐसी होती, जो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही थी, आज जो है वही चीज़ हमें क्या करनी पड़ी, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा सरकार को जो है बजट के अंदर। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के साथ भारत की पारंपरिक विस्तारित परिवार संरचना अब टूटने की कगार पर है,
जिसके परिणाम स्वरूप रहन सहन की व्यवस्था तथा सामाजिक संरचना में परिवर्तन देखे जा रहे हैं तथा इस प्रकार बुजुर्गों की सामाजिक सहायता प्रणाली लगातार कमजोर हो रही है। ठीक है, तो सारे फैक्ट उन्होंने दिखा दिया, क्या समस्याएं हैं, देश सामने क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन एजिंग एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, इस पर प्रश्न सीधे बन सकता है कि पॉपुलेशन एजिंग क्या है, ठीक है, उसकी चुनौतियाँ क्या है, उसके वे फॉरवर्ड क्या है, आउटकम क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने कहीं न कहीं योजनाओं का जिक्र नहीं किया। ठीक है, कि इनसे बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, जो आपकी जिम्मेदारी है कि कहीं न कहीं जो सरकार योजनाएं चला रही है वृद्धों के लिए, ठीक है, वो शेल्टर होम्स जो बन रहे हैं उन सबका जिक्र करिए, एनजीओ किस तरीके से कार्य कर रहे हैं उसका भी जिक्र करिए। ठीक है, और समस्याएं और थोड़ा सा और डिटेल में जाइए और सारा फैक्ट भी इकट्ठा करिए। ठीक है, मेन इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, डाटा फैक्ट से चीज़ों को कलेक्ट करिए। तो कुछ ना कुछ इस आर्टिकल के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी कमियां नज़र आ रही हैं। ठीक है, खासकर योजनाओं का जिक्र इसमें बिल्कुल नहीं हुआ है, सरकार की इनिशिएटिव का बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ है। तो एक तरफ तो सवाल इस तरह नहीं बनेगा, सिर्फ चैलेंज और सामाजिक निहित सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना पड़ेगा, कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा। तो इस कमियों को जो है दूर करने के लिए इसमें और डाटा कलेक्ट करके आप अपना बेस्ट उत्तर जो है इसका बनाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।